मौजू बहुत प्यारा सा मौजू है, अरब में हिंदुस्तान। और हमारे पास जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूकी साहब, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और उर्दू और अरबी ज़बानों में शायरी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ उर्दू तमाम दुनिया में बोली जाती है, डॉक्टर साहब की पहचान वहाँ तक है। और उनके बराबर में बैठे हैं भाई फरहान वस्ती साहब, जो जिनका बेसिक ताल्लुक़ लखनऊ के एक सूफ़ी घराने से है और एक तवील अरसे से जो एक अरबी मुल्क में रहते हैं, दुबई में रहते हैं और अपने हिंदुस्तान की सकाफ़त को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात कोशां हैं। साथ ही में रेहान खान साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है यहाँ। उनसे गुफ्तगू होगी उनके बारे में और उनके कामकाज के बारे में भी उनसे जानेंगे। और वो भी गालिबन आपका ताल्लुक़ भी लखनऊ ही से है और आप भी अरब मुल्क में हैं जी। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एक ज़माना था जब हम छोटे थे और हम ये सुना करते थे कि हिंदुस्तान से लोग अरब जाते हैं रोज़गार के सिलसिलों में। ये अच्छी तनख्वाहें वहाँ मिल जाती थी, हिंदुस्तान से बेहतर वहाँ उनको तनख्वाहें मिल जाती थी, तो उनका परिवार था, उनकी गुजर बसर अच्छी हो जाती थी। लेकिन देखते देखते हुआ क्या कि हिंदुस्तान के बाहर बल्कि अरब मुल्कों में एक अच्छी खासी हिंदुस्तानी बस्तियाँ बसने लगीं और वहाँ एक हिंदुस्तानियों की अपनी पहचान हुई और एक सकाफ़त को, हिंदुस्तान की सकाफ़त को वहाँ कबूल कर लिया वहाँ के लोगों ने। और तो उस हवाले से मैं ये अपनी गुफ्तगू शुरू करना चाहूँगा। तो डॉक्टर फ़ारूक, मेरा ये सवाल पहला आपसे है कि आपका जो ताल्लुक़ है यूँ तो अरब मुल्क से है आप, और उर्दू और अरबी के आलमों में गिने जाते हैं। बेसिकली जो मेरा पहला सवाल आपसे है कि अरब मुल्कों में हिंदुस्तानी सकाफ़त ने अपनी जगह जो बनाई है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, मतलब क्लियर नहीं है हमारे को सवाल जो है। जो हिंदुस्तानी सकाफ़त है, जो हिंदुस्तानी तहज़ीब है अरब में, मैं अदब से थोड़ा सा हट कर बात कर रहा हूँ, उर्दू अदब से हट कर बात कर रहा हूँ। अब इसमें अगर मैं सकाफ़त की बात कर रहा हूँ तो इसमें अदब भी है, इसमें रहन सहन भी है, इसमें बोलचाल भी है। तो आप उस तहज़ीब को अरब में किस नज़रिए से देखते हैं? किस तरह से वहाँ के लोगों ने यहाँ के लोगों को कबूल किया है? कैसे वो लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं? आप बहुत हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि ये सब तहजीब जो है वो पहले से ही अरब में है। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी यूएई मतलब बनने से पहले जो है वहाँ पे जो चीज़ें चलती थी वो सब लोग कोई ज़बान जाने ना जाने, आप अगर मार्केट में जाते थे तो किसी से बात करने के लिए तो हिंदी या उर्दू में बोलते थे। और आप हैरत ज़्यादा ही होंगे ये सुन के कि पैसे भी हमारे रुपया और पैसा होता था। और साथ साथ जो है आपको पता ही है कि ये तो सबको पता ही है कि खाना काबा में पहले तो सब 307 बुत होते थे वहाँ पे। तो जितने भी आप जो चीज़ बात कर रहे हैं वो पहले वहाँ पे था, उसके बाद इस्लाम के आने के बाद तब्दीलियाँ शुरू हो गई। तो ये तहजीब तो पहले से मौजूद है। तो अब हाँ जी, ये तो पहले से मौजूद है वहाँ। तो अब अगर हम ज़बान के ताल्लुक़ से बात करें तो हिंदुस्तानी ज़बानों की क्या वहाँ है कि अभी हिंदी और उर्दू जैसे बोली जाती है? मैं भी दुबई गया हूँ तो मैंने देखा है कि मुझे इसी तरह की कोई दुश्वारी तो वैसे नहीं आई जी। और ज़ुबान मुझे लगा कि अरबी कम बोलते हैं वहाँ, उर्दू कुछ ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है ये कि आप ये देख लीजिए कि अब मैं आपको क्या आपको मतलब एग्जाम्पल दूँ। हमें जो है मतलब वाइफ हिंदुस्तानी भी है, इत्तेफाक से पाकिस्तानी भी है, अरे क्या, अरबी के अलावा। तो जो है आप इस बात पे ताली बजा सकते हैं। तो मैं चाह रहा था कि हमारे बच्चे जो है अरबी सीखें, तो उसके लिए मैंने रख दिया था ये अपना हाउसमेट जो है, जो मतलब हाउसमेट है और ड्राइवर जो है, उनको अरबिक स्पीकिंग हमने रख दिया था ताकि वो जो है वो भी बोलते रहे बच्चों के साथ, तो बच्चे जो है मतलब जल्दी अरबी सीख जाए। बच्चे अरबी तो कम सीखे लेकिन ये लोग उर्दू के बात करना शुरू कर दिया। अब आप जरा ये सोचिए, तो वो बिल्कुल ठीक ठाक यानी बहुत ही फ्लुएंट हिंदी और उर्दू बोल रहे हैं। क्या बात है, दोनों अरबी स्पीकिंग वाले लोग। ये तो वाकई मतलब बाइसे फ़ख्र बाइसे मसरत है।
तो चलिए फरहान भाई, मेरा दूसरा सवाल की तरफ मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। शुक्रिया। कि आप बहुत एक लंबे अरसे से एक अरब मुल्क में हैं और आप उर्दू अदब के फ़रोग़ में दिन रात कोशा हैं, तो आपको कैसा लगता है कि हमारी जो सकाफ़त है और उसमें जो अरब की सकाफ़त अगर हम देखें, जो बेसिकली वहाँ की तहज़ीब और कल्चर है, उसमें किस तरह से अपनी तहज़ीब हमने समाई है वहाँ, तो आपका नज़रिया इसमें क्या है? मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आदाब। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और इनफैक्ट मैं खड़े होकर आप सबका आदाब करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि कितने लोग आए, मेरे लिए ज़रूरी है कि जो मेरे चाहने वाले हैं वो यहाँ पे हैं। मेरा सफ़र 1994 से शुरू हुआ था और उसके बाद में मैं 1997 में दुबई गया था, और वहाँ पे मैं सलीम जाफ़री साहब के मुशायरों से जिया, और 2000 में उनकी बीवी ने एक लास्ट मुशायरा कराया था, वो सुना, और उसके बाद से काफ़ी काफ़ी अरसा था जिसमें एक गैप आया। उनके बाद काफ़ी गैप आ गया। जी जी। और वहाँ पे हमारे कुछ और लोग हैं जो सालाना मुशायरा कराते थे, मगर दिल की जो प्यास थी वो नहीं बुझती थी। और बहरहाल उनका शुक्रिया कि उन्होंने इस सखावत को ज़िंदा रखा, हमारी ज़बान को ज़िंदा रखा, और वहाँ के रूलर्स का भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप वहाँ के लोकल हैं और उसके बावजूद उर्दू में शायरी करते हैं। एक ज़ोरदार ताली डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक साहब के लिए। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि एक अरब जो है वो उर्दू में बात कर रहा है। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इसी यही आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, डॉक्टर साहब ने एक शेर भी पढ़ा था कि अरब उर्दू बोलता। मैं चाहता हूँ कि वो शेर डॉक्टर साहब बज़बान खुद पढ़ें। ये तो अक्सर जो है मतलब मैं तरन्नुम में सुनाता हूँ, लेकिन फिर ये कि दो चार शेर साथ में होंगे। बिल्कुल, आप पढ़िए सर, पढ़िए। और आप ये भी खुश होंगे जान के कि मतलब मैं मौसीकी भी जानता हूँ और रागों से मतलब जी, आपकी वाकफियत अच्छी खासी वाकफियत, और इसलिए इसके जो धुन है वो भी मैंने मुरतब दी है। ये पहाड़ी राग में है ये। सुभान अल्लाह। प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, और पपीहा पीहू बोले, और पपीहा पीहू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले। ऐ मेरी जान तेरे लबों से, ऐ मेरी जान तेरे लबों से, फूल है जरते जब तू बोले, फूल है जरते जब तू बोले। तेरा पता देती है हवाएं, तेरा पता देती है हवाएं, तेरे बदन की खुशबू बोले, तेरे बदन की खुशबू बोले। होंठ से लेते सब लोगों के, होंठ से लेते सब लोगों के, मेरी आंख के आंसू बोले, मेरी आंख के आंसू बोले। जंगल जू में सहरा महके, जंगल जू में सहरा महके, एक अरब जब उर्दू बोले, एक अरब जब उर्दू बोले। जंगल जू में सहरा महके, जंगल जू में सहरा महके, एक अरब जब उर्दू बोले, एक अरब जब उर्दू बोले। और पपीहा पीहू बोले, और पपीहा पीहू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले।
बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। और इस ज़बान की खूबसूरती की इससे ज़्यादा खूबसूरत सनद और क्या होगी कि जब एक अरब उर्दू बोले। बहुत खूब एक साहब। साथ ये भी बता दूं आपको कि हम लोग जो है हिंदुस्तानियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आपको मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ जी, ज़रूर। कि पुराने ज़माने में जो है मतलब ज़रा सा सांवलापन जो है, अगर कोई भी बच्चा ज़रा सा सांवला हो जाए ना तो उसको हिंद हम बुलाते थे। तो अब जरा देख लीजिए कि अपने बेटियों को हम हिंद नाम रखते थे, इसलिए कि इतनी खूबसूरत मतलब ये ये देश है। रंगत मानी जाती जी, जी। है। बहुत खूब, बहुत खूब। जी, तो मैं उस बात को मुख्तसर करते हुए और अपनी बात पे आता हूँ। फिर 2009 में मैंने अपने कुछ दोस्तों को घर पे बुलाया और उनसे कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ मुशायरा जो मैंने अपने बचपन में सुना देखा। उस वक्त तो ये होता था कि हम लोग स्कूल से आने के बाद झंडियाँ बनाते थे और रात में जो है मुशायरों में बैठते थे, तो वो सब ग्लिम्स आते थे। और खैर उन सभी दोस्तों का शुक्रिया जो हमारे साथ थे उस वक्त। और उस दिन फिर हमारी एसोसिएशन की नींव पड़ी। मुझे उम्मीद है कि शायद लोगों ने काफ़ी सुना होगा हमारी एसोसिएशन के बारे में। और 2009 में फिर हमने अपना पहला मुशायरा शुरू किया। उसमें हर साल एक अलग टॉपिक पे मुशायरा होता था और उस पर हमने हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ममालिक के जो शुरा होते थे उनको बुलाया। और फिर ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। और 2015 में कुछ वजूहात से फिर वो मुशायरा ख़त्म हुआ, क्योंकि एक जो वर्ड है एसोसिएशन, वो वर्ड की वजह से जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स आई। और खैर बहरहाल तो 2016 में फिर से तैयार हुआ। और उस वक्त ये हुआ कि फिर हमने अपनी नौकरी छोड़ी। जुनून ये था कि नौकरी एक अच्छी खासी नौकरी थी बलहसा में, और उसको छोड़ के और फिर मुशायरे शुरू किया। और आप लोग की दुआओं से बहुत अच्छा मुशायरा हुआ और बहुत इज़्ज़तें मिली। और ऊपर वाले का बहुत करम है कि इस बार 2017 में फिर हमने हिंदी दिवस पे मुशायरा किया। और मुशायरे की जो निज़ामत थी वो पद्मश्री अशोक चक्रधर जी ने की थी, और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और एक और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हम उन ऑर्गेनाइज़र्स में से हैं जिसमें हमारे देश के बड़े बड़े कवियों ने निज़ामत की। उसमें हमारे भाई कुमार विश्वास हैं, और उसके बाद में पद्मश्री अशोक चक्रधर जी हैं। तो मैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो सब हमें बहुत मोहब्बत करते हैं और प्यार करते हैं। और मैं इस बात के बाद अपने भाई को भी आगे देना चाहूँगा, क्योंकि वक्त कम है। और आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और गुफ्तगू जारी रहेगी। एक मिनट जी। तो रेहान भाई, अब आपसे भी यही सवाल किसी दूसरी तरह से भी पूछूंगा तो सवाल वही आएगा कि आपके तजर्बात वहाँ क्या रहे और आपका सफ़र कैसा रहा, और क्या क्या आपने काम अंजाम दिए अपनी सकाफ़त को वहाँ ज़िंदा रखने के लिए और इसको फ़रोग़ देने के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं एक बार सामाइन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी सुबह सुबह इस तरह का सब्जेक्ट सुनने के लिए आने के लिए काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है, तो आप लोग का बहुत शुक्रिया। मेरा सफ़र भी खलीज में, गल्फ़ में काफ़ी शुरू से 1994 हमारे जब फरहान साहब ने शुरुआत की थी तभी से रहा। पर मैं सऊदी अरेबिया में पहले रहा करीब 15 साल, दुबई में ऑलमोस्ट 4.5 साल से हूँ। दुबई आके मैंने देखा कि जो काविशें हो रही हैं जिसमें हमारे फरहान साहब, डॉक्टर साहब और इन जैसे और भी शख्सियात हैं, जिसमें सलाउद्दीन साहब का भी नाम आता है, जिसमें तारिक फैज़ी साहब, मतलब काफ़ी लोग हमारे सकाफ़ती और जहाँ तक कि अदब का ताल्लुक़ था उससे काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा था। और एक कनेक्शन जो था उर्दू से और हमारे मुल्क से, वो इन लोगों ने एक बरकरार रखा था अदबी सतह पे, जो कि देख के बड़ी खुशी भी हुई थी और बड़ी खुशी होती है अभी भी। मेरे ख्याल से आज की तारीख में अगर दुबई को देखा जाए तो अगर एक आला किस्म के मुशायरों की गिनती की जाए तो दुबई में आज 4-5 मुशायरे एक साल में होते हैं जो बहुत ही आला किस्म के मुशायरे होते हैं, जिसमें हमारे फरहान वासी साहब भी एक कराते हैं, जिसके लिए मैं एक तालियां इनके लिए और इन जैसे लोगों के लिए होनी चाहिए कि उस जगह पे उसको जिंदा रखना बहुत मुश्किल काम है। और जैसे कि इन्होंने खुद भी कहा कि वो नौकरी छोड़ के और अपनी जेब से पैसे लगा के और सब कुछ करने पे ये काम हो पाता है। लेकिन वही होता है कि पिछले सेशन में जैसे इब्तिदा साहब ने कहा कि हम लोग पागल लोग हैं, हम लोग वो जुनून वाले लोग हैं, तो वही लोग कर सकते हैं, ऐसे लोग नहीं कर सकते हैं। तो जब मैं दुबई पहुंचा तो मैंने एक चीज़ महसूस की कि
जो तहजीब है जो हमारी जनरेशन और हमारे से पहले वाली जनरेशन है उसमें ठीक चल रही थी, लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है उसमें एक बहुत बड़ा गैप मुझको नज़र आया, क्योंकि बच्चे क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं रह रहे हैं और अल्लाह माफ़ करे आजकल वो अंग्रेज़ी बोलना फैशन में आ गया है कि अपने घरों में भी कम हेयर और गो देयर होता है। हालांकि माँ बाप खुद भले इतनी अच्छी अंग्रेज़ी ना बोल पाए लेकिन बच्चों से अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं, तो उसके लिए एक मुझे फ़िक्र हुई, तो हमने एक बज़्म उर्दू वहाँ पे कायम की है, एक तंजीम दुबई में जो कि रजिस्टर्ड तंजीम है बाय दुबई गवर्नमेंट, और हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, डायरेक्टर भी हैं हमारे डॉक्टर साहब उस तंजीम के। तो उस तंजीम का ये काम था कि दूसरे पहलुआत, क्योंकि ये लोग इतना अच्छा काम ऑलरेडी कर रहे थे तो हमें प्रोग्राम्स के हवाले से इतनी फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो इट वाज इन गुड हैंड्स, वो अच्छे लोग ऑलरेडी मौजूद थे। तो हमने उसके लिए एक सतही तौर पे एक ग्रास रूट लेवल पे सोचा कि कुछ करने की एक फिक्र थी। तो उसमें एक जो हमारी फिक्र के साथ जो हम आगे बढ़े कि स्कूलों में उर्दू एज अ सब्जेक्ट ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को जहाँ पे एक चॉइस का मामला आता है, जब फ्रेंच एक चॉइस हो सकती है, जर्मन एक चॉइस हो सकती है, तो उर्दू ने क्या खता की है। और आज अगर हम स्कूलों में देखें तो उर्दू एज अ सब्जेक्ट नहीं है। तो उस लिहाज से हमारी एक मेहनत हुई है। लखनऊ में एक स्कूल है लमाटनियर के नाम से, अगर कोई लखनऊ से जो लोग वाकिफ़ हैं, बड़ा मशहूर स्कूल है और करीब 176 साल पुराना स्कूल है, ब्रिटिश टाइम का स्कूल है। 1942 में आखिरी साल ऐसा था जहां उर्दू एज अ सब्जेक्ट स्कूल में हुई थी। तो हमारी कोशिशों से स्पॉन्सर्ड बाय बज़्म उर्दू 2 साल से वहां पे उर्दू एज अ सब्जेक्ट शुरू हुआ है और बच्चे ये ताली बजाने की बात है जरूर। तो बच्चों ने आज ऑलमोस्ट 100 बच्चे ऐसे हैं जो उर्दू एज अ सब्जेक्ट ग्रेड 5 और ग्रेड 6 में पढ़ रहे हैं उस स्कूल में। उसके अलावा 2 स्कूल और हमने ऐड किए हैं। तो एक उस नज़रिए से हालांकि ये हिंदुस्तान में हमने काम किया, लेकिन ये काम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो दुबई में करने वाला भी है, क्योंकि जो बच्चे हैं अगर आपने उनको उर्दू का तोहफा नहीं दिया तो ये आगे सिलसिला बढ़ना मुश्किल होगा। बिल्कुल, अभी दुश्वारियां तो सामने नजर अभी दुश्वारियां सामने नजर आ रही हैं। अभी फरहान साहब जैसे लोग और हमारे जैसे लोग हैं जो मुशायरे समझते हैं और जाते हैं मुशायरों में, लेकिन आने वाले आज से 20 साल बाद उन मुशायरों में कौन जाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। मुझे एक आपकी बात को मैं थोड़ा सा फरोग देते हुए कल की बात मैं कोट करना चाहूँगा। कल प्रोफेसर गोपी चंद नारंग ने ये बात कही थी कि इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मुझको विरासत में क्या मिला, इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि मैं छोड़कर क्या गया। तो और अगर हम ये नहीं करेंगे कि अगर आने वाली जनरेशन के लिए हम नहीं काम करेंगे, आइंदा पीढ़ियों के लिए काम नहीं करेंगे, तो हम छोड़ेंगे क्या। और एक हमारे सदर कैसर खालिद साहब अक्सर ये कोट किया करते हैं कि जिस मुल्क की तहजीब ज़िंदा नहीं होती वो मुल्क भी बहुत ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह पाता। तो बहुत आप लोगों का बड़ा शुक्रिया हम लोग अदा करते हैं कि आप गैर ममालिक में भी जो मेहनत कर रहे हैं और जितनी आपने सकाफ़त को और तहज़ीब को, अदब को ज़िंदा रखा है, बहुत बड़ी बात है और उसके लिए तो हम वाकई आपके मशकूर हैं हिंदुस्तानी होने के नाते। लेकिन अब मैं ये चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि दुश्वारियाँ क्या आती हैं, तकलीफ़ें क्या आती हैं, यकीनन आती होंगी। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, मैं उससे पहले यहाँ पे चंद हमारे बहुत चाहने वाले हैं, और वैसे तो आप सभी हैं, उनका नाम लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है। हमारे बड़े अच्छे बड़े भाई शायर एजाज अंसारी साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अनिल बख्शी भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे से छोटा भाई जो भोपाल से आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी की बात है, संतोष हमारी बहन आई हुई हैं, वो भी भोपाल से आई हैं, और आप सब लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी बरका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपने अब किया है। इतनी दुश्वारियाँ होती हैं कि जब मैंने 2009 में मुशायरा शुरू किया था तो जाहिर सी बात है कोई स्पॉन्सर नहीं था और वक्त के साथ साथ कोई जानता भी नहीं था, तो पैसे लगाने के लिए भी कोई तैयार नहीं था और हमारे पास भी इतने पैसे होते नहीं थे कि मैं इतना बड़ा मुशायरा कर सकता। तो फिर हमने एक कोशिश की, जो हमारे साथ में हमारे दोस्त हुआ करते थे, जो हमें जानते थे, उनसे हमने जो है ताउन किया, उनसे अपनी बात रखी, उन्हें अपना प्रोजेक्ट बताया कि हम ये करना चाहते हैं और यहाँ पे रह के दुबई में गैर ममालिक में रह के अपनी ज़बानों को फ़रोग़ देना चाहते हैं, गंगा जमनी ज़बान को फ़रोग़ देना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा ताल्लुक़ है
है वो एक सूफ़ी घराने से, जैसा आपने बताया, और वहाँ पे सभी लोगों का आना जाना होता है, तो हम उसी घर में पले बड़े। तो खैर अपने बात पे आते हुए, तो उन लोगों से किसी से 10 दिरहम, किसी से 100 दिरहम, किसी से 50 दिरहम, किसी से 500 दिरहम। और एक वक्त तो ये आया था कि एक हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं और काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास जाके मैंने अपने 4 क्रेडिट कार्ड रख दिए। हमने कहा भैया इसे रख लो, और अगर मुशायरे से पैसे नहीं हुए तो इससे जो है आप जो है वो स्वैप कर लीजिएगा और पैसे ले लीजिएगा, ही कर लीजिए। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही करें। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही कि हर साल मुझे लगता है रेहान भाई, हर साल एक बड़ा हिस्सा जो है वो हम लोगों की जेबों से जाता है। और शुक्रगुजार हूँ भाभी आपका कि आप कुछ नहीं कहती हैं, और हमारे यहाँ भी यही हिसाब किताब रहता है कि ये कौन सी दीवानगी है, यहाँ क्या करने आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो हमने उनसे यही कहा कि शाज़मा, ऐसा है, जो हमारी बीवी है शाज़मा उनका नाम है, तो हमने कहा शाज़मा अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारी आंखें इसी में खुली हैं। और प्लीज़ इसके लिए आप मुझे ना कहें, क्योंकि वो हर रात में यही होता था कि आप ये बताइए, आपने नौकरी छोड़ दी, आप लोन ले रहे हैं और मुशायरे और कवि सम्मेलन कर रहे हैं, तो हमने कहा कि आप इसमें हमारा ताउन करें। और खैर अब एक काफ़ी तवील अरसा हो गया है भाई साहब, करीब 9-10 साल हो रहे हैं करते करते। तो जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनको भी अब एक तरह का वो हो गया है कि नहीं ठीक है भाई, मगर फिर भी कभी ना कभी जो है वो वक्त पे चीज़ें नहीं मुहैया होती हैं, और एक बड़ा हिस्सा जो है वो अपनी जेब से देना पड़ता है। और मुझे लगता है रेहान भाई भी यहाँ पे हैं और मेरी बात से मुस्तफ़िक होंगे और अपनी बात को इसको आगे बढ़ाएंगे साथ में। रेहान भाई नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फरहान भाई, मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ आपसे। और कहते हैं क़ब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है, तो ये सिर्फ हम ही लोग जानते हैं कि किस मुश्किलातों से उसको करते हैं। हम पिछले 4 साल से हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एक बहुत ही बड़े आला पैमाने पे करते रहते हैं, जिसमें पिछले साल जावेद अख्तर साहब आए थे, उससे पहले काफ़ी लोग आते रहते हैं। तो वो आसान काम नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी के दिल में ऐसा जज्बा नहीं होता है कि भाई आप फ्री कर रहे हैं तो भाई हम भी फ्री कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो वो जुनून जो होता है वो कम होता है। अच्छा, मुझे जो एक दुश्वारी आती है ज़्यादा और जो आ रही है वो आ रही है माइंडसेट से, और वो माइंडसेट है हम लोगों का माइंडसेट। क्योंकि अगर उर्दू को हमें फ़रोग दे के उसको आगे ले जाना है, अभी पिछले प्रोग्राम जब हो रहा हुआ था तो मैंने अपने ऑडियंस से एक सवाल पूछा था। मैंने कहा था आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप ने अंग्रेज़ी में बात की आपसे? तो आप यकीन करेंगे कि मेरे ख्याल से करीब 1200 का मजमा था, उसमें शायद 2-4 हाथ होंगे जिनके माँ बाप ने उनसे अंग्रेज़ी में बात की। तो मैंने कहा कि आज आपसे अगर पूछा जाए कि आप लोग अंग्रेज़ी कितनी अच्छी बोलते हैं, तो बहुत से हाथ खड़े हो गए कि भाई अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं। तो मैंने कहा कि भाई इस मैसेज को आगे बढ़ाना है और इस माइंडसेट को चेंज करना है कि अंग्रेज़ी एक कारोबारी ज़बान है। अंग्रेज़ी बच्चे सीख लेंगे क्योंकि वो उनकी मजबूरी है, स्कूल में सीख लेंगे, जॉब में सीख लेंगे, आगे चल के सीख लेंगे। तहजीब माँ बाप और घर से आएगी, कोई तहजीब नहीं सिखाएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत तहजीब सिखाने की जिम्मेदारी माँ बाप की जिम्मेदारी है, आपके घर के अंदर की जिम्मेदारी है। और ये माइंडसेट जब तक के नहीं बदलेगा, हमारे आने वाली पुश्तों के ऊपर इसका बहुत ही ख़राब उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। क्योंकि हम जो कम हियर और गो देयर वाली बात घरों पे करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। क्योंकि जैसे आपने सिद्धार्थ साहब कहा कि अगर हमारी तहजीब मर जाती है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी शिनाख्त ख़त्म हो जाती है। कल को हमारे जो बच्चे मान लीजिए US जाते हैं पढ़ने के लिए, कहीं जाते हैं, व्हाट इज़ देयर आइडेंटिटी? दे हैव नो आइडेंटिटी। हमारी ज़बान, हमारी तहजीब, हमारी शिनाख्त है। तो ये जिम्मेदारी और ये मैसेज मैं सबके ऊपर, सबके साथ पे जाता है, अपने बच्चों से घर में उर्दू में, हिंदी में बात कीजिए, क्योंकि वो हमारी तहजीब है और उस तहजीब को हमको आगे देना है अपने बच्चों को एज अ गिफ्ट। तो ये दुश्वारी मुझे फेस बिल्कुल। अब देखिए, मैं एक ज़ाती तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ। मेरा छोटा बेटा है 7 साल का। हम जो बम्बई में प्रोग्राम करते हैं तो अक्सर वो लोग नहीं जा पाते, कभी उनके इम्तिहान होते हैं, कभी कुछ स्कूल के दुश्वारी होती है। वैसे भी प्रोग्राम्स हमारे शाम को होते हैं अमूमन, तो साहबजादे सेकंड शिफ्ट में पढ़ते हैं, तो इसलिए वो नहीं जा पाते। एक दफ़ा एक प्रोग्राम में हमारे वो गए, ये शायद मुशायरा ही था, तो वहाँ कैसर भाई तकरीर कर रहे थे। उन्होंने मेरे छोटे 7 साल के बच्चे ने उनकी तकरीर सुनी
और ठीक है, हमने भी देखा कि तकरीर सुन लिया, हो गया, और फिर उसके बाद मुशायरा वो सब घर आ गए। कुछ दिनों बाद उसके स्कूल से शिकायत आई, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, तो शिकायत ये आई कि आपका बच्चा स्कूल में हिंदी में बात करता है। तो अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है सर, अब बात ये कि जब उसकी माँ को ये शिकायत मिली कि आपका बच्चा अंग्रेज़ी में बात करता है, तो उसकी माँ ने उससे गुस्सा किया कि भाई तुम अंग्रेज़ी में क्यों बात करते हो, अरे आप भूल गई क्या कैसर अंकल ने क्या कहा था, हमारी ज़बान हमारी पहचान है। तो मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ इस बात को सुनकर, और मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, 7 साल के बच्चा अगर ये समझ सकता है तो हम भी समझ सकते हैं। सिद्धार्थ भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, और इसको मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा के ये कहता हूँ कि काफ़ी लोग हमारे पास भी आते हैं, मैं जब कहता हूँ कि भाई अपने बच्चों को लेके आइए और इन सब प्रोग्राम्स में, क्योंकि जब तक एक्सपोजर नहीं होगा तब तक हम बच्चों को हम ब्लेम भी तो भाई उनको कैसे हम कहें कि भाई बच्चे नहीं, जब आपने उनको वो दिया ही नहीं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं। तो कहते हैं भाई वो बच्चे समझते हैं नहीं और आने से थोड़ा सा मसला करते हैं, ये करते हैं। तो मैंने कहा कि एक बात बताइए, कल को आपका बच्चा कहता है मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं पढ़ना है, आप क्या करेंगे? हाँ सही कह रहा है, चलो ठीक है, बेचारा बच्चा है, आप क्या करेंगे? आप एक चमाट लगाएंगे, वो कहेंगे चल स्कूल। तो जब आप स्कूल के लिए इतनी सख्ती कर सकते हैं तो अपने अदब और अपनी जबान के लिए क्यों नहीं? जबान के लिए क्यों नहीं? एक बात मैं इस जगह से और आप सबकी बातों से बहुत मुत्तफिक हूँ, और यहाँ पे ज़रूर एक बात को आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगा, शायद मैंने कभी की नहीं है, ना ही किसी स्टेज से की है। मुझे फ़्रेंच का सीखने का बहुत शौक़ था, लखनऊ था, फ्रेंच तो थी नहीं, तो जाहिर सी बात है दिल महसूस के रह गया था। तो जब दुबई में रहा तो वहाँ पे हमारे बेटे अली और हमारी बेटी अमल हैं, दोनों, तो वो ओ लेवल में पढ़ रही थी और वहाँ मौका मिला फ़्रेंच दिलाने का, तो हमने दिला दी। मगर दिलाने के बाद में घर में ये तकरीबन 6 महीने तक की हमारी और हमारी बीवी में एक लड़ाई लड़ती रही कि आपने फ़्रेंच दिलाई है तो क्यों दिलाई है, एक बेटा है एक बेटी है, और उनको यहाँ से कहीं और बाहर जाना नहीं है। हमारे घर, जो हमारा घर है वो 350-400 बरस पुराना लकौर ईंट का है। हमारे घरों में बहुत सारे मखतूतात हैं। मखतूतात वो होते हैं जो हाथ से लिखे जाते हैं और आज बहुत रेयर हैं। हमारे घर में और हमारी जहाँ ससुराल है वो काकोरी शरीफ की है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे मखतूतात हैं। तो ये हुआ कि आपका घर में भी वही चीज़ें हैं जो हमारे घर में हैं, तो बेहतर है इनको आप उर्दू सिखाएं। खैर फाइनली हम स्कूल गए और हमने उनकी प्रिंसिपल से कहा, तो वो बाकायदा बहुत नाराज़ हुई, कहने लगी आपके दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप जो हैं। तो उन्होंने मुख्तसर करते हुए इस बात को कि उन्होंने हमसे बाकायदा तौर पे एक लेटर लिया कि आप का बच्चा जो है अब उर्दू सीखेगा, 6 महीने के बाद से आप शुरू करा रहे हैं, और इसकी ज़िम्मेदारी आप पे होगी, और कि वो सीख सकता है या नहीं सीख सकता है हम लोग इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। खैर मैं उन खुशनसीब माँ बाप में हूँ कि अली अमल हमसे ज़्यादा अच्छी उर्दू बोल लेते हैं और हमसे ज़्यादा अच्छे उर्दू लिख लेते हैं, और ख़ाली उर्दू ही नहीं बल्कि जो हमारी मादरी ज़बान है जिसे हम हिंदी कहते हैं, तो हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे और जो दुबई में हैं, वो हिंदी और उर्दू को दोनों एक साथ, एक वो हमारी मौसी, वो बकौल कुमार भाई के कि वो मौसी और फुप्पू वाला रिश्ता जो है वो क़यामत तक की बना रहना चाहिए। और ये उम्मीद है कि रेहान भाई और आने वाली नस्लें इसको आगे बढ़ाएंगी, और इसीलिए हम अपने प्रोग्राम्स में छोटे बच्चों को भी लेके जाते हैं। जबकि दुश्वारियाँ होती हैं, शायरों को मुशायरा पढ़ते हुए बच्चे रोने लगते हैं और कभी कभी दौड़ भाग करते हैं, स्टेज पे आ जाते हैं, क्यों डॉक्टर साहब, और मगर उन सब बावजूद उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आगे ला रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा माहौल और होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रेहान भाई। फरहान भाई, मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ, और ये शायद इस डिस्कशन का आखिरी सवाल भी होगा कि हमने माजी की बात कर ली, हमने हाल की बात कर ली, अब हम मुस्तकबिल की बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको ये इस सकाफ़त का, हिंदुस्तानी सकाफ़त का, अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें तो आपको क्या मुस्तकबिल नज़र आता है? वैसे तो उर्दू बहुत जगहों पे अब है, अगर हम देख लें तो चाहे यूएसए हो, चाहे मतलब यूरोप हो, साउथ ईस्ट, ये एशिया जो है, मतलब मलेशिया, सिंगापुर, जापान और ये मिडिल ईस्ट जो है, हर जगह बोली जाती है, हर जगह। और ये इस चीज़ों को जो है मुशायरा और कवि सम्मेलन जो है यही आगे बढ़ा रहा है। जी, यही आगे बढ़ा रहा है। आप देखेंगे तो ये हर जगह पे ये है और बहुत ज़्यादा जो मकबूल है। जी, तो आपको मतलब मुस्तकबिल रोशन नज़र आ रहा है?
लोग तो ये कहते हैं, देखिए मैं अरब हूँ और मैं उर्दू को आगे बढ़ा रहा हूँ, जी, इससे जी। और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा और खूबसूरत क्या बात हो सकती है। तो रेहान भाई, आप इस सवाल का क्या जवाब देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल अब क्या है? थोड़ा सा सिनिकल जवाब होगा, इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। मेरे हिसाब से अगर हमारे मतलब हम उम्र के जो नौजवान हैं उनके माइंडसेट में अगर चेंज नहीं आएगा तो मुझे लगता है कि आने वाले 50-100 साल में कुछ दुश्वारियाँ जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि आज सुनने वाले तो हैं, लेकिन 30-40 साल बाद सुनने वालों का मैं एक छोटा सा आपको उसका एक एग्जाम्पल और एक नमूना देता हूँ कि हम लोग ने एक अवार्ड शुरू किया है, जोश उर्दू अवार्ड, जो हम लोग हर साल एक शख्सियत को देते हैं। तो हर साल हम लोग बैठते हैं और देखते हैं कि भाई किसको इस साल का अवार्ड दिया जाए। 4 साल पहले जब हम लोगों ने अवार्ड शुरू किया था तो उस टाइम हमारी लिस्ट हुआ करती थी करीब 15-20 लोगों की, उसमें से हमें एक चूज कर देते थे। 4 साल के बाद वो लिस्ट श्रिंक हो चुकी है और उस लिस्ट में मुश्किल से 5-6 नाम होते हैं। तो एक साहब ने बहुत अच्छी बात कही हमारी उस मीटिंग में, कहने के रेहान भाई आज से 20 साल बाद इस लिस्ट का क्या होगा। तो ये एक फिक्र की बात है और इस फिक्र के ऊपर अगर हमने आज बदलाव नहीं किया तो मुझको लगता है कि मुस्तकबिल इतना ब्राइट नहीं। सॉरी, मैं थोड़ा सा सिनिकल मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ एक बात, शायद आप भी इस बात से राज़ी होंगे कि दरअसल हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानें अदब से हटकर और कुछ कर नहीं रही हैं, रोज़गार की ज़बान नहीं बन रही है। हमारी किताबें जो हमें रोज़गार दिलाती है, हमारे इंजीनियरिंग की किताबें की बात करें या मेडिकल साइंस की किताबों की बात करें, तो वो अमूमन आप देखिए सब फ़िरंगी ज़बानों में हैं। और जब तक ये जो हमारी वोकेशनल जो एजुकेशन है, जब तक वो एजुकेशन हमारी मादरी ज़बानों में नहीं होगी तो मुझे लगता नहीं है कि मुस्तकबिल उतना रोशन होगा। सिद्धार्थ, तो मैं इजाज़त आपकी अगर हो तो मैं आपसे थोड़ा सा डिफ़र करूँगा। जी बिल्कुल। मैं डिफ़र इसलिए करूँगा कि मेरे हिसाब से जो मुश्किल हुई है और जो फ़र्क आया है वो ये हुआ है कि हमने अपने घरों से अदब को निकाल दिया है। हमारी जो प्रोफेशनल ज़बान थी वो अंग्रेज़ी काफ़ी सालों से थी, लेकिन आप 40 साल पहले 50 साल पहले चाहिए तो हमारे घरों में नशिस्तें होती थी, हमारे घरों में गज़लें गाई जाती थी, हम अपने बच्चों को वो एक्सपोजर देते थे। मुझे लगता है कि ये एक जो प्रॉब्लम हुई है कि हमने अपने घरों से अदब को निकाल दिया है और ये जिम्मेदारी हमारी है कि उस अदब को हम घर पे वापस लेके आए। हम छोटी छोटी नशिस्तें करें अपने घरों पे, जिससे कि बच्चे बहुत ही इनोसेंट होते हैं। बच्चों के जो भी आप अक्स करेंगे उनके दिमागों पे वो लेंगे, तो जो आप दिखाएंगे उन्हें बच्चे वो देखेंगे। तो अपने घरों पे आप लोग अदब को वापस लाइए, अपने घरों पे आप लोग नशिस्तें करिए, वो कहानियां पढ़ना शुरू करिए। हमने वो कहानियां पढ़ना छोड़ दी हैं। हम जितने लोग बैठेंगे नानी दादी की कहानियां सब बहुत कॉमन हुआ करती थी, हर आदमी के घर पे हुआ करती थी, खत्म हो चुकी हैं क्योंकि वो सिस्टम और वो स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। इसलिए तो ये मेरे ख्याल से अगर ये हो जाता है तो मुझे फिर भी एक बहुत ही एक सुनहरी लकीर नजर आती है और इसकी जिम्मेदारी, और मैं फिर यही कहता हूं, मैं थोड़ा सा से निकलूं, इसकी जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर है। अगर हमने नहीं किया तो आने वाला इतिहास, आने वाला मुस्तकबिल हमको कहेगा कि ये गलती हमारी थी, हमारे बच्चों की नहीं थी। ये गलती हमारी थी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेहान बात को इस तरह हम और भी करेंगे कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल कहना है रेहान भाई कि जब तक कि जश्न अदब जैसे तहजीब और तमीज़ के मरकज़ और रंजीत भाई जैसे लोग ज़िंदा हैं और तब तक कि ये इंशाअल्लाह ताला कभी ख़त्म नहीं होगी ये तहजीब तमीज़, ये जो है कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। हमने कभी सोचा नहीं था कि रंजीत भाई को मुशायरे में सुनेंगे, क्यों रंजीत भाई, और आज हमारे साथ इतने बड़े और इतने सारे लोग साथ में होंगे और ये जश्न अदब की खूबसूरती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी तंजीमें इसमें काम कर रही हैं और मुझे देख के बहुत हैरानी एक तरफ और एक तरफ खुशी। हैरानी इस तरह की क्योंकि हमारे बचपन में तो ये सब तो होता ही नहीं था। आज खुशी इस बात की है कि इस तरह से लोग अपने घरों को छोड़ के और जश्न अदब में आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक जोरदार ताली इस खूबसूरत तंजीम के लिए बजाएं। और सिद्धार्थ भाई, मतलब ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को दुबई से बुला लिया और यहाँ पे और यही आप लोग के सामने रूबरू होना, सुबह लोग और हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और जब तक कि ये लोग इस तरह की तंजीमें जिंदा हैं, यही दरअसल उम्मीद की किरण है। बिल्कुल, यही दरअसल बिल्कुल। और मुझे लगता है आप लोग इसे कैरी फॉरवर्ड
करें। और बहुत खूबसूरत ज़बान है, बहुत खूबसूरत लोग हैं यहाँ पर और बहुत खूबसूरत चीज़ें हो रही हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में, जैसे रेहान भाई का मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से, मगर इस तरह के प्रोग्राम भी बहुत ज़रूरी है मंजर आम पे। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरी तरफ से शुक्रिया। तो मैं तो खैर कह चुका हूँ, बिल्कुल जो उनके साथ मैं मुत्तफिक हूँ जो बातें कर रहे हैं, और एग्जैक्टली यही होना चाहिए जो ये सब कह रहे हैं जो। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई और फरहान भाई। तो अब ये हम मैं बस एक शेर के साथ जी, में एक अब्बास साबिश साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है, तो शेर के साथ ये डिस्कशन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप सब लोग की नजर है ये शेर, जश्न अदब के नजर है। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक निभाते हुए मर जाते हैं। अगर आप लोग नहीं होंगे तो वाकई में हम लोग की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू जश्न अदब, थैंक यू सिद्धार्थ भाई, थैंक यू रंजीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू, थैंक्स लॉट।